नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। और आज हम आप लोगों को भारत में तुर्कों के आगमन के बारे में बताएंगे। मैंने कहा था ना कि अब मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री भी शुरू करेंगे, तो तुर्कों के आगमन से पढ़ने से पहले तुर्कों के बारे में पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं थोड़ा सा। तुर्क हज़रत मोहम्मद के बाद मुस्लिम शासन का स्वरूप 570 से 632 ईस्वी तक हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म का प्रवर्तक माना जाता है और हज़रत मोहम्मद साहब ने एक पैगंबर, धर्मगुरु, राजनेता, राजनीतिज्ञ कई रूप में अपनी भूमिका निभाई और एक मुस्लिम धर्म को एक राजनीतिक रूप से एकत्रित किया और धार्मिक रूप से भी एकत्रित किया। हज़रत मोहम्मद की मृत्यु के बाद हज़रत मोहम्मद ने अपनी उत्तराधिकारी का कोई नियम नहीं बनाया था। उनके बाद अबू बकर को 632-634 ईसा पूर्व को आम राय से खलीफा चुना गया। खलीफा मुसलमानों का एक धर्म गुरु होता है जो कि पूरे विश्व में मुसलमानों का एक धार्मिक नेता होता है। खलीफा शुरू में राजनीतिक केंद्र था, सत्ता का केंद्र होता था, राजनीतिक करता था, लेकिन अबू बकर के बाद 634 से 644 ईस्वी में इसने अपना उत्तराधिकारी उमर को चुना। उमर ने अपना उत्तराधिकारी 644 से 656 तक उस्मान को चुना। लेकिन इसके बाद खलीफाओं के जो वंशज थे, इनमें भी खलीफा वंश के आधार पर, अपने वंश के आधार पर कई खलीफाओं ने अपने आप को खलीफा घोषित करना शुरू कर दिया। तो खलीफा के हाथ से राजनीतिक सत्ता धीरे धीरे निकल गई। राजनीतिक सत्ता निकल गई तो वो सिर्फ एक धार्मिक मान्यता बन के रह गए और जो भी राजा शासन करता था, कहीं भी शासन करता था मुसलमान का, वो खलीफा से अपने आप को मान्य घोषित कर लेता था। भारत में भी आगे हम आपको पढ़ाएंगे, भारत में भी ऐसे कई राजा हुए जिन्होंने अपने आप को पुष्टि करने के लिए, अपने राज्य को पुष्टि करने के लिए, अपने को धर्म का सहारा लेने के लिए खलीफा से अपने आप को एक तरह से मोहर लगवाई खलीफा के शासनकाल में। अब दोस्तों, इससे पहले भी भारत में कई, प्राचीन भारत में भी भारत ने कई आक्रमणकारियों ने राज किया था। शक, कुषाण, पहलव, यूनान, गांधार और अरब, कई लोगों ने आक्रमण किया था। हम प्राचीन इतिहास में उनको पढ़ेंगे धीरे से क्रम में, अब उनका क्रम आने वाला है। इन्हीं आक्रमणकारियों में एक था महमूद, तुर्क गुलाम अलप्तगीन था। उसने तुर्क और फारस साम्राज्य, मध्य एशिया में एक शक्तिशाली तुर्क और फारस साम्राज्य की कल्पना की। उसके कोई पुत्र नहीं थे। उसने अपने 100 गुलामों की एक फौज तैयार कर रखी थी जो उसके बहुत ही वफादार और बहुत विश्वसनीय होते थे। उसी में से एक गुलाम था सुबुक्तगीन, जो कि अलप्तगीन का बहुत ही खास और बहुत ही विश्वसनीय था। अलप्तगीन की मृत्यु के बाद सुबुक्तगीन ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और उसका उत्तराधिकारी बनाते हुए उसने अपने आप को शासक घोषित किया। उसी का पुत्र महमूद था। गजनी के शासन करते थे ये लोग। अभी आप कहानी के रूप में इन चीज़ों को पढ़िए, फिर हम बाद में आपको सेपरेट स्टेज 2 के वीडियो में सब समझाएंगे। अब बस आप कहानी याद रखिए। अब मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, कई बच्चों ने मुझे मैसेज भेजे और भी किए, जैसे डॉक्टर सुजाता और कई ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं उनका नाम लूँगा, धीरे धीरे लेना चाहूँगा। ये अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं और अपनी तैयारी आगे भी करेंगे। मैं इनको बेस्ट ऑफ लक देना चाहूँगा और इनको कहूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चैनल से जुड़े रहें और आप भी जुड़े रहें। ऐसे ही एक हैं कृष्णा सोलंकी और ज्ञानेंद्र, ये सब हैं जो कि जुड़े हुए हैं। अब हम आते हैं महमूद पे। महमूद गजनी तारीख़ गुजिद्दा के अनुसार इसने पहली बार सुल्तान की पदवी धारण की। तारीख़ गुजिदा, यह पृथ्वी पर सुल्तान की पदवी धारण करने वाला पहला व्यक्ति था, यानी कि पृथ्वी का पहला सुल्तान। इसने 1000 ईस्वी से 1026-27 ईस्वी तक भारत में 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण की विशेषता यह थी कि यह मध्य एशिया में फारस तुर्क का एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। उस साम्राज्य की स्थापना के लिए इसको धन की आवश्यकता होती थी। तो उस धन को
की पूर्ति के लिए इसने इस्लाम का सहारा लिया और इस्लाम धर्म को, गुरुओं को गुमराह करके इसने भारत में धर्म प्रचार के नाम पर लूट करने के लिए आक्रमण मचाया। इसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। इसने भारत में जब आक्रमण किया तो इसके हम आपके अभी सभी आक्रमणों के बारे में आपको विस्तृत से बताएंगे एक नोट्स के माध्यम से। इसने भारत पर धर्म का सहारा लेकर आक्रमण किया और इस्लाम के पर, लेकिन इसका मुख्य कारण यहाँ पे लूट मार मचाना, यहाँ से धन लेना, उस धन को ले जा करके अपने साम्राज्य को मजबूती करना था। उसका शासन करने का यहाँ कोई अधिकार नहीं था। वो यहाँ पे आता था, यहाँ के लोगों को लूटता था, यहाँ के राजाओं को मारता था जो उसका विरोध करता था, फिर उन्हीं को अपने किसी विश्वसनीय को, किसी को यहाँ का शासक नियुक्त करके वापस चला जाता था। अब मैं महमूद गजनी के 17वें आक्रमणों को विस्तार से बताने के लिए आपको एक नोट्स का सहारा लूँगा। हम महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण की बात करते हैं तो 1001 में इसका भारत में प्रथम आक्रमण हुआ था। इसने भारत के सीमावर्ती राज्यों पर आक्रमण किया था, लेकिन इसको कोई विशेष सफलता नहीं मिली थी। लेकिन सीमांत प्रदेश के शासक जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था और उसकी राजधानी बहिंदे पर अधिकार कर लिया था। जयपाल इस हार के अपमान को बर्दाश्त न कर सका और उसने आत्महत्या कर ली। जयपाल की यह आत्महत्या की घटना सीमावर्ती राज्यों में बहुत ही भयानक रूप से फैली और लोगों के अंदर एक डर और एक दहशत का माहौल उत्पन्न कर दिया, जिससे महमूद के आक्रमण करने से पहले ही यहाँ के सीमावर्ती राज्य जो कि सामरिक रूप से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे, वो पहले से ही डर जाते थे। इसी क्रम में महमूद ने तीसरा आक्रमण 1004 ईस्वी में किया। इसने वजीरा के शासक को दंडित करने के लिए आक्रमण किया था। वजीरा का शासक सिंध के किनारे जंगलों में भाग गया। वहाँ पर भी डर के मारे उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि पहले से ही गजनी का डर लोगों के अंदर समा चुका था, घर कर चुका था। चौथा आक्रमण उसने 1005 ईस्वी में किया था। महमूद गजनी ने मुल्तान के शासक दाऊद के विरुद्ध किया था। इस आक्रमण के दौरान उसने भतिंडा के शासक आनंदपाल को पराजित किया और बाद में दाऊद को पराजित कर उसे अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। पांचवा आक्रमण 1007 में पंजाब के ओहिंद पर महमूद गजनी ने जयपाल के पुत्र सुखपाल को नियुक्त किया था। इसी क्रम में पांचवा आक्रमण था। इसका उतना इंपॉर्टेंट आक्रमण नहीं है, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। छठा आक्रमण इसने नगरकोट पर किया था। सातवां आक्रमण 1009 में इसने अलवर नारायणपुर को विजय प्राप्त किया था। आठवां आक्रमण इसने 1010 में महमूद किया था। नौवां आक्रमण इसने 1013 ईस्वी में थानेश्वर पर किया था। 10वां आक्रमण महमूद गजनी ने अपना नंद शाह पर किया था। हिंदू शाही शासक आनंदपाल ने नंद शाह को अपनी नई राजधानी बनाया था। वह शासक त्रिलोचन था। त्रिलोचन ने वहां से भागकर कश्मीर में शरण ली। 11वां आक्रमण त्रिलोचन के पुत्र भीमकाल के विरुद्ध था। 12वां आक्रमण इसने कन्नौज पर किया। 13वां आक्रमण 1020 में इसने बुंदेलखंड पर किया। 14वां आक्रमण इसने ग्वालियर के कलिंजर पर किया। 15वां आक्रमण इसने 1024 में जैसलमेर और गुजरात में आइंदवाड़ा गुजरात में किया। 16वां आक्रमण महमूद गजनी का बहुत ही महत्वपूर्ण आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटने का तथा उस मंदिर को विध्वंस करने के लिए किया गया था। इसको देखते हैं, इसको आप वीडियो पॉज करके सारे आक्रमणों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 16वें अभियान में महमूद गजनी ने सोमनाथ को अपना निशाना बनाया। उसके सभी अभियानों में सबसे यह अभियान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सोमनाथ पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने वहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ दिया तथा अपार धन प्राप्त किया। यह मंदिर गुजरात के समुद्र तट पर अपार संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। इस मंदिर को लूटते समय महमूद ने लगभग 50,000 हिंदू ब्राह्मणों का कत्ल किया और पंजाब से बाहर किया। महमूद का यह अंतिम आक्रमण था। कहा जाता है कि महमूद गजनी में जब यह आक्रमण किया तो वहाँ से विरोध करने वाले हिंदुओं को इसने बहुत कत्लेआम किया और जो इनकी बात नहीं माने उनको पंजाब से बाहर भगा दिया, वह और मतलब अपने क्षेत्र से बाहर भगा दिया या तो कत्ल कर दिया। और इसी आक्रमण के दौरान उसने अपार धन संपत्ति लूटी। जब यह आक्रमण लिख के जा रहा था तो रास्ते में
इसको जाटों की सेना ने इस पर हमला किया और लूट का कुछ माल इन्होंने उन जाटों की सेना ने इनसे छीन लिया। तो इन्हीं जाटों को अपना बदला लेने के लिए, जाटों को सबक सिखाने के लिए 1026-27 में महमूद का भारत पर अंतिम आक्रमण होता है और मुल्तान का तटवर्ती जाटों के विरुद्ध था। इसमें जाट पराजित होते हैं और जिससे महमूद गजनी जाटों को जो सबक सिखाने का उसने सोची थी वो उसका पूरा होता है। अभी आपने महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों के बारे में विस्तार से पढ़ा। अब इसी की तरह इसके करीब आई थिंक 1230 में महमूद मर गया, 1026-27 में महमूद का आखिरी आक्रमण था। फिर 1175 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी यह भी तुर्क था। पहले ये गजनी का अधीन शासन करता था, बाद में इसने अपनी शक्ति बढ़ा दी और गजनी पर शासन करना शुरू कर दिया। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत पर अपना पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया और कई बार जीता भी उसने, कई क्षेत्रों को जीता भी उसने। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध था। इस तराइन के प्रथम युद्ध के कारण ही शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को याद किया जाता है। तराइन के प्रथम युद्ध में इसका मुकाबला अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ था। पृथ्वीराज चौहान उस समय के राजपूत शासकों में, शक्तिशाली शासकों में इनकी गिनती होती थी। राजस्थान के पास पूरा राजपूतों का गढ़ था। ये राजपूत हमारे उत्तरी पश्चिमी सीमा में विदेशी आक्रमण के रक्षक थे। इनकी हार मतलब भारत में विदेशियों का आवागमन होता था, लेकिन ये राजपूत संगठित नहीं थे। ये आपस में ही लड़ते रहते थे, जिनके कारण इनकी शक्ति बहुत आपस धीरे धीरे बटी हुई थी। जब 1191 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने कई राजपूत संघों के साथ उसका सामना किया और उसको बहुत ही बुरी तरह पराजित करके उसको वापस भेज दिया। लेकिन 1191 और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिसके कारण बुरी तरह पराजित होने के बावजूद भी मोहम्मद गोरी ने साल भर के अंदर ही फिर पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। इसके पीछे कुछ बैक की स्टोरी में अगर हम जाते हैं तो इसी समय 1191 और 1152 के बीच में पृथ्वीराज चौहान के ही पड़ोसी गढ़वाल शासक, चंदेल वंशी शासक जयचंद, जो कि पृथ्वीराज चौहान के समान ही बलवान था, ताकतवर था, उसे किसी भी बल में उसको कम नहीं आंका जा सकता था। जयचंद की पुत्री संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कुछ प्रेम प्रसंग की वजह से पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का अपहरण करता है और जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के संबंध खराब हो जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि इन्हीं संबंधों के खराब होने के कारण जयचंद ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पर पुनः आक्रमण करने के लिए कहा और इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वासन दिया कि इस बार कोई भी राजपूत राजा उसकी मदद के लिए नहीं आएगा। इन्हीं सब आश्वासनों से आश्वस्त होकर के मोहम्मद गौरी ने एक छोटे से समय अंतराल पर पृथ्वीराज चौहान को पुनः आक्रमण किया और इस बार जयचंद की वजह से कोई भी राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के संपर्क में नहीं आया। और दूसरी पॉइंट यह भी है यहाँ पे कि पृथ्वीराज चौहान थोड़ा सा अति आत्मविश्वास में आ गए थे। इन्होंने सोचा कि मोहम्मद गौरी को हरा ही चुके हैं और उसको दोबारा हराने में इनको कोई समस्या नहीं होगी। जब पृथ्वीराज चौहान अपने भोग विलास में लिप्त थे, अपनी सैनिक अभ्यास को उन्होंने कम कर दिया था, उसी समय मोहम्मद गौरी ने भारत पर 1192 में पुनः आक्रमण किया। लेकिन आक्रमण की सूचना मिलने के बावजूद भी पृथ्वीराज चौहान अति आत्मविश्वास के कारण युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। जब मोहम्मद गौरी की सेनाएं बहुत ज़्यादा अजमेर की सीमा पर चली आई, तब पृथ्वीराज चौहान ने अपने सहयोगियों से कहा कि आओ चलो हम संघ बनाते हैं और मोहम्मद गौरी को पराजित करते हैं। लेकिन जयचंद की वजह से या कोई और कारण की वजह से या आपसी मतभेद की वजह से इस बार उतने
राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के शासन मदद के लिए नहीं आए। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। यही 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जो भारत में तुर्कों के आगमन का कारण बनता है। अगर पृथ्वीराज चौहान नहीं हारे होते तो भारत में तुर्क कभी नहीं आते हैं, और इसी गलती के कारण इतिहास जयचंद को कभी माफ़ नहीं करता था। जयचंद एक धोखेबाज का विशेषण सा बन गया है। पृथ्वीराज चौहान की अति आत्मविश्वास और विदेशी संबंधों के कारण भारत में तुर्क आगमन हो चुका था। मोहम्मद गोरी भारत पर आ चुका था। इसने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया, बाद में जेल में ही इनकी हत्या करवा दी, और फिर भारत में अपने गुलाम को लेकर आता है, और भारत में यह अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासन दे करके जब यह वापस लौटता रहता है 1205 में, तभी रास्ते में इसको कुछ खोखरे नमाज पढ़ते समय विद्रोही इस पर आक्रमण करते हैं, और 1205-6 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और भारत का पूरा साम्राज्य जो मोहम्मद गोरी ने बना रखा था वह कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आ जाता है। 1206 ईस्वी से दिल्ली सल्तनत प्रारंभ होता है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। अब हम यहाँ से 1206 से दिल्ली सल्तनत को पढ़ना शुरू करेंगे। दिल्ली सल्तनत 1206 से प्रारंभ होकर के 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध तक जाता है, जब बाबर आकर के इब्राहिम लोदी को परास्त करके इस दिल्ली सल्तनत का अंत करता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आए। जो चीज़ें आप समझ में आए आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। अभी हम थोड़ा तेज़ चलेंगे और वीडियो छोटे छोटे बनाएंगे जिससे आपको समझ में आए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। अभी हम एक प्रॉपर ब्लैक बोर्ड नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, लेकिन जैसे हम स्टेज 2 में जाएंगे आपको ब्लैक बोर्ड द्वारा सारे फैक्ट्स को रटा देंगे। अभी आप इन कहानियों को याद रखिए। इन कहानियों में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना है कि तुर्क शुरू कहाँ से होते हैं। अभी हमने जो आपको मोहम्मद शाह के समय की बातें बताई थी वो कहीं नहीं पूछी जाती है, सिर्फ इतना कहा जाता है खलीफा कौन होता है। खलीफा एक धार्मिक नेता होता है। कोई भी उस समय के मुस्लिम शासक बिना खलीफा के परमिशन के अपने राज्य को मान्यता नहीं देता था। उसके बाद मोहम्मद गजनी की बात करते हैं। गजनी एक आक्रमणकारी था जिसका मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। उसने भारत पर आक्रमण किया और भारत से धन लूटा। इसके बारे में विस्तार से आपको बता दिया गया है। इसका प्रमुख आक्रमण सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था जो कि 1025 ईस्वी में था। उसने बहुत ज़्यादा लूटा। इसका आखिरी आक्रमण 1026 में जाटों के विरुद्ध था, जो इसके सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जाते समय जो उन्होंने अपना माल इससे कुछ माल लूट लिया था, उनको सबक सिखाने के लिए इसने उस पर आक्रमण किया था। 1030 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कई वर्षों बाद मोहम्मद गजनी की मृत्यु हो जाती है। उसके कई वर्षों बाद मोहम्मद गौरी आता है। मोहम्मद गौरी के भारत में 1175 में पहला आक्रमण होता है। उसका तराइन का प्रथम युद्ध 1191 होता है। तराइन का द्वितीय, जिसमें पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गौरी पराजित होता है। उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है। अभी हमने इसको कहानी के माध्यम से पढ़ा, जयचंद को क्यों हम कहते हैं। उसके बाद भारत में गुलाम वंश की स्थापना होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोग मेरे चैनल पर ऐसे बने रहें। धन्यवाद। अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चों को लोगों को जोड़ें। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। नमस्कार बच्चों।